नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल शिक्षा हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं CHS एंट्रेंस एग्जाम्स 2022 में जो होने वाला है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश चैप्टर के बारे में, और भी हिंदी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम लोग 150 MCQ प्रश्न करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? 150 MCQ प्रश्न करने वाले हैं। और किससे रिलेटेड? तो जो हमारा प्रकाश चैप्टर है, यानी कि लाइट, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट। यह क्लास 11th वालों के लिए है। क्या यह क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए है, जो कि इस बार CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो देने वाले हैं 2022 में। बाबू, एक बात याद रखिएगा, जो मैं सेशन लेकर आया हूँ। अब एक बात सोचिए कि अगर हम लिखे हैं थंबनेल में कि सिलेक्शन पक्का कर लो, क्यों लिखे हैं? आप ही सोचिए कि अगर आप एक चैप्टर से 150 क्वेश्चंस, यानी कि 150 प्रश्न आप कर लेते हैं, तो आप सोचिए कि इस लाइट चैप्टर से, इस लाइट यानी कि प्रकाश से कितने सारे प्रश्न बनते हैं। जितना प्रश्न बन सकता था उतना प्रश्न तो मैं लेकर आ ही रहा हूँ ना, 150 प्रश्न। और इससे भी क्या ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। बनेंगे तो इसी को घुमा करके ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ना इससे ज़्यादा बन सकते हैं। तो सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को और देखते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, जो कि आपको दिख रहा होगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सही नहीं है? क्या समतल दर्पण के द्वारा जो बनता है प्रतिबिंब, वो कौन सा सही नहीं है, इसमें बताना है। देखिए, पहला जो है कि यह वास्तविक और उल्टा होता है, यह आभासी और सीधा होता है, और यह प्रतिबिंब पार्श्व व परिवर्तित होता है, और वस्तु के आकार आकार का ही होता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखे होंगे, जो भी मेरे स्टूडेंट लेक्चर्स को देखे हैं, पूरा देखे होंगे और अच्छे तरीके से समझ कर पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चंस को अटेंड कर जाएंगे, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स यानी कि हर टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो जो मैं यह सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो मैं यह सीरीज़ लेकर आया हूँ, कितने प्रश्नों का महासागर लेकर आ रहा हूँ बाबू। ठीक है, 150 यानी कि 150 प्रश्न मैं लेकर आऊँगा लाइट चैप्टर से। सिर्फ लाइट यानी कि प्रकाश चैप्टर से हम 150 प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ओके, तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, यह तीनों तो अपने प्रतिबिंब में दिखता है। ठीक है, यह आभासी बनाता है, सीधा बनाएगा, यह पार्श्व रूप से उल्टा बनाता है, और वस्तु जितना दूरी पे होगा उतना ही पीछे यह बनाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह वास्तविक नहीं बनाता है ना उल्टा बनाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लागू होते हैं। देखिए, इसमें से बताना है कि प्रकाश का प्रवर्तन का जो नियम लागू होता है वो किस पे लागू होता है। चलिए, तो एक बात मैं चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, यह आपके लिए हम होमवर्क देते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका जो राइट आंसर होने वाला क्या है। नहीं तो मैं कल के लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा। ओके, चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ऐसे दर्पण जिनका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय है डैश। ठीक है, यानी कि डैश क्या कहते हैं, सॉरी कहलाते हैं, डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जो कि आपको आंसर देना है। समतल दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, केवल उत्तल दर्पण कहलाता है, केवल अवतल दर्पण कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बार बार बोल रहे हैं कि आप अगर मेरे लेक्चर्स को देखे होंगे तो आप सारे प्रश्न कर ले जाएंगे। और मैं यह प्रश्न खुद से बनाया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ाया हूँ उसी के अंदर से मैं उतना पढ़ा दिया हूँ जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इसीलिए मैं आज से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक करें और नोट कर लें, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, तो इसका जो आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है, ज़रा मुझे बता सकते हैं आप? तो चलिए बताइए कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा। तो देखिए, ऐसे दर्पण जिनका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, तो क्या हो सकता है? क्या आप केवल उत्तल दर्पण मार सकते हैं, अवतल मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा गोलीय दर्पण। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है अवतल और उत्तल यह दोनों गोलीय दर्पण की ही पार्ट है। तो हम जब प्रश्न में ऐसे ऑप्शन है तो हम ऑप्शन गोलीय दर्पण को ही चुनेंगे। ओके, चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, उसे डैश यानी कि क्या कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। क्योंकि आप लोग
देखोगे, लाइक करोगे, आपको वीडियो पसंद आएगा, आप मेरे द्वारा कुछ सीखोगे, आप मेरे द्वारा कुछ नॉलेज गेन करोगे तो ही अच्छा है, नहीं तो मेरे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, चलिए, तो उसे क्या कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। चलिए, ये दो दो दर्पण होती हैं। एक दर्पण ऐसे होते हैं जिनका यह पीछा जो यह होता है यह पॉलिश किया होता है और यह उभरा हुआ भाग इनका परावर्तक पृष्ठ होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और जो एक यह होते हैं, ठीक है, इनका ये वाला भाग पॉलिश होता है और यह परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होता है। तो इसको क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स? अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या देखते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्रों को डैश क्या कहते हैं? सॉरी, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? जो परावर्तक पृष्ठ है उसके केंद्र को आप जान रहे हैं कि यह एक दर्पण है। चलिए, क्या है? यह एक दर्पण है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है यह है, ठीक है। यह एक परावर्तक पृष्ठ है इसका। यह क्या है? परावर्तक परावर्तक पृष्ठ है और इसके केंद्र को, इसको हम लोग क्या बताए थे आपको? जिससे ये तो मालूम है कि आप इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो जब पी से सूचित करते हैं तो ये भी मालूम होगा कि इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में कौन असत्य है? 1 मिनट फ्रेंड्स। चलिए बताइएगा ज़रा कि कौन असत्य है। प्रश्न को भी अच्छा से पढ़ना होता है। बच्चे क्या करते हैं, हमारे दोस्त क्या करते हैं, आप लोग मालूम है कि आप डायरेक्ट पढ़ोगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में कौन सत्य होते हैं, या असत्य नहीं दिखेगा। जो नहीं लगा होता है वो आपको नहीं दिखता है। इसीलिए प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो बताइए संदर्भ में कौन असत्य है? देखिए, यह उस गोले के केंद्र यह उस गोले का केंद्र है जिसका दर्पण एक भाग है। चलिए, यह एक दर्पण का भाग नहीं है। चलिए, यह प्रवर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। यह प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य में स्थित होता है। अब लीजिए, अगर आप दर्पण पढ़े होंगे तो फाइनली आप इसका आंसर बता देंगे। अगर नहीं भी बता सकते हैं तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं समझाऊँगा। यह जो पूरा गोला है इसी का तो यह भाग हमारा दर्पण होता है ना, इसी का भाग हमारा दर्पण होता है, ठीक है। तो इसी को तो हम दर्पण कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो हमारी रेखा गई होती है और यहाँ हमारा सेंटर होता है, जो जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं इसको, ठीक है। तो वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यह क्या है? यह एक उस गोले का केंद्र है जो जिसका दर्पण एक भाग है। ये तो हमारा सही है। यह पूछ रहा है असत्य क्या है, ठीक है। तो यह हमारा सही है, ठीक है। क्या है? यह हमारा सही है। उसके बाद पूछता है कि यह दर्पण का भाग नहीं है। चलिए, यह दर्पण का भाग नहीं है तो सत्य है कि यह दर्पण का भाग नहीं है, ठीक है। ये भी सही है। यह प्रवर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है, तो ये भी, यहाँ हमारा प्रवर्तक पृष्ठ होता है तो इससे बाहर है, यहाँ पे है, ये भी सही है। यह प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य होता है। क्या बताइए? यह यहाँ पे होता है, नहीं होता है, तो यही हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू मैं MCQ भी कराऊंगा तो सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन करके कराऊंगा, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो भी इसको समझ पाएंगे। अगर इससे भी कई ज़्यादा बेटर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ लेक्चर्स को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बन चुका है, वहाँ आप लोग लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? ज़रा ध्यानपूर्वक समझिएगा और ऑप्शन में देखिएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है कि वह मुख्य फोकस है, वह ध्रुव है, वह वक्रता केंद्र है, या वह द्वारक है। आप क्या बताओगे? अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप क्या बताओगे बाबू? ज़रा मुझे बताइएगा कि आप क्या बता सकते हैं इसके बारे में। कुछ नहीं बता पाएंगे तो चलिए मैं थोड़ा सा भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यह हमारा, पेन चेंज कर लूँ, यह हमारा दर्पण है।
ठीक है। और यह ही हमारा एक मुख्य अक्ष है, जहाँ यह हमारा सेंटर है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं और इसे पी से सूचित करते हैं। यह हमारा फोकस है और यह हमारा सी है, यानी कि वक्रता केंद्र है। यहाँ पे एक प्रश्न क्या बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें, तो यह हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आती किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु, तो आपको मालूम है कि वह हमारा फोकस से होकर गुजरता है, वह या आती हुई प्रतीत होती है दर्पण में, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ, यानी फोकस ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकस ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको ये सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे और यह आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ देर की इस बात का लाइक कर दो अभी फटाफट से, क्योंकि आप लोग जितना देखते हो उतने सारे बच्चे लाइक नहीं करते। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है यह मुझे कमेंट कर दीजिए। ओके, चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यदि एफ, क्या है बाबू, यदि एफ फोकस दूरी आर वक्रता त्रिज्या है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो सीधी सीधी बात है कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं आपको समझा चुका हूँ लेक्चर्स के दौरान, और यह थोड़ा सा बड़ा है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अभी। ओके, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं। अब लीजिए, प्रश्न आ गया कि जो गोलीय दर्पण है उसकी परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, जिसका वो परावर्तक पृष्ठ है उसके व्यास को क्या कहते हैं। आप व्यास जानते होंगे, चलिए मैं बता देता हूँ। यह एक गोला है और यह इसका एक सेंटर है, और यहाँ से यहाँ जो होता है इसको व्यास कहते हैं। ठीक है, यहाँ से या पूरा को व्यास कहते हैं, और यहाँ से यहाँ को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिससे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और इस पूरे को हम लोग क्या, किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ समझ गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा मिटा दूँ। थोड़ा सा जब मिटा दूँ तो आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि इतना ही भाग हमारा क्या होता है, गोले का दर्पण होता है। ठीक है, गोले का यही जो भाग है, खोखले गोले का यही जो भाग है हमारा दर्पण के रूप में काम करता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका यही व्यास हो जाएगा। तो इस व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, ज़रा मुझे आप बताएंगे। जिनको मालूम होगा वो जान जाएंगे। तो इनको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जब कोई किरण अवतल दर्पण के फोकस से होते हुए दर्पण दर्पण पर आपतित होती है, तब दर्पण से टकराने के बाद वह किरण डैश, यानी कि कहाँ हो जाती है। चलिए आ गया प्रश्न ना, जो कि यहाँ पे आया था। आप देखिए, यह फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, यह किरण, और दर्पण से परावर्तन के बाद किसके समांतर आ रही है, तब मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तब प्रश्न आपसे यही तो पूछ रहा है ना, तो बाबू आप इसका क्या आंसर दोगे, आप इसका क्या आंसर दोगे। तो इसका आंसर जो आप दोगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि अवतल दर्पण को फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी डैश होता है। यानी कि आपको यह पूछ रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी डैश होता है। क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। बताइए इसमें से दोनों में से क्या होता है बाबू। अगर आप जान रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को तब भी लाइक कर दीजिए। अगर नहीं जान रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको अच्छा लग रहा है तो भी लाइक कर दीजिए। और एक बात मैं कहना भूल गया हूँ, जो याद रखिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, आपको मालूम है, हम आपको वीडियो के दौरान शुरू किए थे, तभी हम आपको बता दिए थे कि हम लोग यह जो लाइट चैप्टर है, क्या यह जो लाइट चैप्टर है, यह जो हमारा लाइट चैप्टर है, समझ गए ना, यह जो लाइट चैप्टर है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, इसके इस चैप्टर के अंदर हम लोग 150 प्रश्न करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 150 प्रश्न करने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम लोग 150 प्रश्न करने वाले हैं, और भी MCQ करेंगे, और सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा। क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, और सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि तो
अगर इस सारे 150 प्रश्न को आप करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सकें और यह 150 प्रश्न आप अपना पूरा कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं हर एक चैप्टर जो आपके सिलेबस में है उस चैप्टर से इतना ही प्रश्न लाने का कोशिश करूँगा। क्या इतना ही प्रश्न मैं आपको लाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आपका कहीं से छूट ना जाए। क्या आप कहीं से छूट ना पाए आपका एग्ज़ाम में प्रश्न। ओके, चलिए, तो 11 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि निगेटिव होगा। ठीक है, निगेटिव ऋणात्मक होता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक मात्र प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण नहीं बनाता। चलिए बताइए कि वो कौन सा प्रतिबिंब है जो अवतल दर्पण नहीं बनाता है। तो थोड़ा सा इसे ध्यान में रखिएगा। क्या रखेंगे? थोड़ा सा इसे ध्यान में रखेंगे और मेरे बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या करेंगे आप? थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखकर मेरे बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे और यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसको सोच देखिएगा। अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल आपको दिख रहा होगा या नहीं मुझे तो नहीं मालूम, रोक जाइए थोड़ा सा। मैं इसके लिए एक उपाय लगा रहा हूँ जो कि आपको दिखेगा। क्या? जो कि आपको दिखेगा। ओके, जो कि आपको दिखेगा और बहुत अच्छा से दिखेगा। ठीक है, बहुत अच्छा से दिखेगा और आप इसका अच्छा से लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए एक बॉक्स बनाते हैं ताकि आपको सारा बातें याद रह सके। देखिए यहाँ से एक बॉक्स बना लिए हम लोग। क्या? यहाँ से एक बॉक्स बना लेते हैं। अवतल दर्पण के अंदर जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे इस बॉक्स के माध्यम से, क्या इस बॉक्स के माध्यम से आप सारे प्रतिबिंब को याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि अनंत पे अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जैसे कि इस प्रश्न में पूछा जा चुका है, ऐसा ही अगर पूछ दिया जाए तो आप क्या जवाब दोगे? तो इस बॉक्स को आप याद रख लोगे तो आप मेरा कहा मान जाओ, पूरा क्लियर कर जाओगे। बस थोड़ा सा ही। ओ से क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वस्तु। और आई से क्या होता है? इमेज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, अगर देखिए हमारा वस्तु अनंत पे रहे तो हमारा प्रतिबिंब बनता है फोकस पे बनता है। उसके बाद अगर हमारा वस्तु सी पे रहे तो हमारा प्रतिबिंब सी पे ही बनता है। और हमारा वस्तु एफ पे रहे तो हमारा प्रतिबिंब सी पे बनता है। आप समझ गए ना? अगर वस्तु को अवतल, सिर्फ यह अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए है? तो यह अवतल अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए। क्या? सिर्फ अवतल दर्पण के लिए है। अगर वस्तु हमारा अनंत पे रहेगा तो हमारा जो वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब एफ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर सेंटर पे रहेगा तो सेंटर पे बनेगा, अब फोकस पे रहेगा तो सेंटर पे बनेगा। अगर अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि अनंत और सेंटर दोनों के बीच रहे वस्तु तो कहाँ बनेगा? अगर अनंत और सेंटर के बीच रहे वस्तु तो कहाँ बनेगा? तो फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? तो फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए सेंटर और फोकस के बीच रहे तो सेंटर और सेंटर के बीच में बनेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। क्या देखते हैं? 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए, किस स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा और वस्तु के आकार का ही होता है? क्या? वस्तु के आकार का ही होता है। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं, जो इसका राइट आंसर होगा वह वास्तविक और उल्टा होगा। और जो मैं यहाँ बता दिया हूँ वो यहाँ यहाँ पे आप यूज़ करोगे। ठीक है, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके, ये आपका SW है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण की उपयोग के संदर्भ में कौन सत्य है? अवतल दर्पण का उपयोग कौन क्या क्या है इसको बताना है। चलिए, तो देखिए अगर आपको मैं बता चुका हूँ अवतल और उत्तल का उपयोग, इससे अच्छा है
जो मेरे स्टूडेंट हैं और लेक्चर्स को देखे हैं तो नोट्स बनाए हैं तो उसको कल से रिवाइज करके बैठेंगे, क्योंकि हम लोग कल के सेशन में पूरे 150 प्रश्न को क्लियर कर देंगे। आज कुछ करेंगे और कल कुछ करके पूरा क्लियर करके और फिजिक्स के लाइट चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए, तो इसका उपयोग सामान्यतः टर्च, सर्च लाइट, वाहन के हेडलाइट आदि के लिए किया जाता है। शेविंग के दर्पण के लिए यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए, और सारे जो भी आते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, केस काटने के लिए इसमें किया जाता है। ठीक है, क्या इसमें किया जाता है? दंत विशेष के द्वारा और सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है, या इनमें से सभी? क्या होगा? तो इनमें से सभी होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। क्या यहाँ से, सॉरी, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप और सारे प्रश्न करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को और बगल की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुँचे। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि एक मात्र प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में नहीं बनता लेकिन उत्तल दर्पण में बनता है। अब लीजिए, यह प्रश्न आ गया ना, इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। केवल केवल सिर्फ अवतल दर्पण में नहीं बनता है, सिर्फ बनता है तो उत्तल दर्पण में बनता है। चलिए, तो बच्चों आज के लिए हम लोग 15 प्रश्न देखें, और जो प्रश्न बच गए हैं उसको अगर आप कहोगे तो उसमें 1.5 घंटा का सेशन होगा, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। नहीं तो छोटे छोटे सेशन ला करके 150 प्रश्न को यानी कि 150 प्रश्न को हम कंप्लीट करेंगे, यह मेरा वादा है। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।